दोस्तों, लेट्स प्रिपेयर इकोनॉमिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को जानने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके मीनिंग को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लोग इससे आगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम जिन टर्म्स के बारे में जानेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म्स है वो है स्टॉक्स एंड फ्लोज, यानी स्टॉक वेरिएबल क्या होता है और फ्लो वेरिएबल क्या होता है, या इकोनॉमिक्स में हम इसको किस प्रकार से देखेंगे। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल जो आपके सामने इस स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं कि एक टब है जिसमें लगातार टैप से वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी अभी टब में जितना भी वाटर जमा है उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे और जो भी वाटर टैप से फ्लो हो रहा है उसको हम लोग फ्लो में काउंट करेंगे। तो फ्लो जो होता है वो पर यूनिट ऑफ टाइम में काउंट किया जाता है और स्टॉक जो है वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम काउंट किया जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अभी इस टब में इतना लीटर पानी है या कुछ लीटर पानी है, लेकिन फ्लो कहेंगे तो कहेंगे कि इतना लीटर पर यूनिट जो है वो पर मिनट जो है वो पानी स्टॉक में ऐड हो रहा है, यानी टब में फ्लो हो रहा है। इसको समझने के लिए हम दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम कोई एक व्यक्ति के पास जो उसकी संपत्ति है या उसका जो वेल्थ होगा वो स्टॉक कहलाएगा और जो उसकी आय और व्यय है यानी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो फ्लो कहलाएगा। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी कैपिटल है वो स्टॉक कहलाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है यानी जो निवेश किया जा रहा है वो फ्लो कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टॉक और फ्लो को समझ पाए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी सामान्य नागरिक जो हैं वो किसी भी कंट्री के वो कौन कहे जाते हैं या किसे कहेंगे कि इस कंट्री के ये सामान्य नागरिक हैं। तो इसको समझने के लिए दो क्राइटेरिया है कि सबसे पहला जो है वो है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल से ज़्यादा किसी देश में रह रहा है और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उसकी आर्थिक रुचि उसी कंट्री के अंदर है यानी उसी देश के अंदर है। ये दो क्राइटेरिया अगर हो रहा है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति इस कंट्री का या किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे कोई भी नेपाल का व्यक्ति अगर हमारे देश में यानी भारत में 1 साल से ज़्यादा दिनों से रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसका व्यवसाय या फिर उसका काम वो वो इंडिया में ही है यानी भारत में ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो भारत का सामान्य नागरिक है। नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर व्यक्ति भी आता है और संस्थान भी आते हैं। इसके अंदर सिटीजन्स आते हैं, पासपोर्ट होल्डर्स भी आते हैं और नॉन नेशनल्स जो कि यहाँ के व्यक्ति नहीं हैं, दूसरे देश से आए हैं और अगर वो 1 साल से ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं तो उनको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स कह सकते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल रेजिडेंट कहे जाएंगे यानी इंटरनेशनल एरिया के रेजिडेंट कहे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट के अंतर्गत आएगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इंटरनेशनल एरिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग हैं, अमेरिकन लोग जो उस संस्थान में काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन रेजिडेंट ही कहे जाते हैं या वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट ही कहे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी पार्टिकुलर कंट्री की नहीं कही जाएंगी। उसके बाद कोई भी एक भारतीय अगर बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल जाता है सुबह और शाम को अपने घर फिर से लौट आता है काम करके,
तो वो नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया ही फॉलो कर रहा है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़रूर नेपाल में है, वो नेपाल में काम ज़रूर करता है, लेकिन वो फिर से इंडिया में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें या कौन सी संस्थान या कौन से व्यक्ति आएंगे और कौन से व्यक्ति या संस्थान नहीं आएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिनको हम लोग प्रवासी भारतीय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय हो लेकिन वो भारत से बाहर 182 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रहता हो, यानी एक साल में अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा कोई भी भारतीय अगर भारत से बाहर व्यतीत करते हैं तो उन्हें हम लोग प्रवासी भारतीय कहेंगे। भारत से बाहर रहने के कई कारण हो सकते हैं, या तो वो काम को लेकर या शिक्षा को लेकर या फिर आवास को लेकर या कोई अदर कारण भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत से बाहर गुजारते हैं एक साल के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, तो उन्हें हम प्रवासी भारतीय या नॉन रेसिडेंट इंडियन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म्स है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाता है, किसके लिए, तो कंजम्पशन पर्पस से, यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है, जैसे हमारा बिस्किट्स हो गया, टी शर्ट्स हो गया। इनको ये ना ही फिर से बेचा जा सकता है और ना ही ये किसी प्रोडक्शन में फिर से यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स हैं जिनको एज ए रॉ मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं या फिर उनको फर्दर प्रोडक्शन, आगे के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हो गया फ्लोर, कॉटन। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक ही गुड इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है। हमें देखना है कि वो किस तरीके से यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम आटे को यानी फ्लोर को लेते हैं, आटे को ख़रीदते हैं, तो हमारे लिए वो फाइनल गुड्स होगा, यानी हम उसको कंज्यूम करने के लिए ख़रीद रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री खोले हुए हैं और अगर हम उस आटे से बिस्किट बनाते हैं तो वहाँ पे आटा जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सेम गुड ही, यानी एक ही वस्तु किसी भी समय में इंटरमीडिएट गुड्स की तरह भी यूज हो जाती है और कहीं पे फाइनल गुड्स की तरह भी। तो हमें देखना है कि उसका यूज़ यानी उसका उपयोग जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो फाइनल गुड्स कहलाएगा या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है वो है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो ऐसे गुड्स को कहते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कंज्यूमर की इच्छा को संतुष्ट करते हैं। अब जैसे हमारा ब्रेड हो गया, टी शर्ट हो गया, पेन हो गया, रेडियो हो गया, चेयर हो गया, और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हम जिसका यूज़ करेंगे एज ए कंज्यूमर, तो वो हमारा कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। कंज्यूमर गुड्स 3 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होंगे, जिनको हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो इनको हम लोग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वैसे गुड्स हैं जो कुछ सालों में ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, शूज हो गया, क्रॉकरी हो गया, किचन का सामान हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ सालों में धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, तो इनको हम लोग सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वैसे गुड्स जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, यानी हम जिसको स्टोर कर या जिसको बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ में नहीं ला सकते, जैसे दूध हो गया, अंडे हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स। तो ये सब सारी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। अब है प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जो कोई भी प्रोड्यूसर परचेज़ करता है किसी अदर गुड्स के प्रोडक्शन के में हेल्प के लिए, जैसे कि मशीन हो गया, फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया,
ऑयल हो गया, सीड्स हो गया, मैन्योर यानी खाद हो गया, शिप्स हो गया, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेज, ये सब सारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी। प्रोड्यूसर गुड्स को ही कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मतलब होता है कि फैक्टर पेमेंट्स जो हम प्रोडक्शन के 4 फैक्टर यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो भी पेमेंट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। मार्केट प्राइस जो होता है वो प्राइस है जो देकर हम किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हैं। हम एक कंज्यूमर के रूप में जितना प्राइस देकर किसी भी गुड्स को या कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो वो मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी या मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड कहलाएगा। अब जैसे कि हम लोग एक पेन खरीदते हैं और उसके लिए 5 रुपया पे कर रहे हैं तो वो मार्केट प्राइस ऑफ द पेन कहलाएगा, यानी MP ऑफ द पेन कहलाएगा, जो कि 5 रुपया होगा। मार्केट प्राइस जो है वो कभी कभी फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है, कभी कभी नहीं, सामान्यतः ये ज़्यादा ही होता है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST ऐड होता है। इसी वजह से मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ केस में जैसे कि शुगर, राइस, केरोसिन ऑयल पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो प्रोड्यूसर जो है या सेलर जो है वो उसको मार्केट प्राइस से कम दामों में बेचते हैं और जो भी उनको डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट पूरा करती है, यानी गवर्नमेंट सरप्लस देती है तो उसको या सब्सिडी देती है, तो वहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट से कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है डेप्रिसिएशन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन के दौरान हमारे पास जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो लगातार यूज होते रहते हैं और लगातार यूज होने के साथ ही उनमें क्या होता है तो उनकी मार्केट वैल्यू में गिरावट होती रहती है, उनमें टूट फूट होती रहती है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी भी कैपिटल गुड्स को किसी नेचुरल कैलेमिटी या फिर किसी वार या थेफ्ट के दौरान जो है वो लॉस हो जाता है अगर कोई कैपिटल, तो उसको हम लोग कैपिटल लॉस कहेंगे, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। जैसे किसी प्राकृतिक आपदा आने से अगर कैपिटल गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो उसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA। यह जो है वो डिफरेंस है जो भी हम लोग फैक्टर इनकम जो हमारे कंट्री के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो जो फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं उसका, और जो हमारे यहाँ दूसरे कंट्री के लोग काम कर रहे हैं उनको जो हम फैक्टर इनकम दे रहे हैं, फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं उसका, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो बाहर से जो पैसा आ रहा है और जो हम यहाँ से बाहर पैसा भेज रहे हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA कहा जाएगा। नेशनल इनकम जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। वो कैसे होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम यानी हमारे टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल इनकम बनता है और उसमें जो भी नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दिया जाएगा तो वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम जो होता है वो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी जो भी फैक्टर इनकम हमारे भारतीय लोग बाहर से कमा कर लाते हैं और जो भी हम लोग बाहर के लोगों को पे करते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच जो डिफरेंस है वो एक ही टर्म की वजह से आता है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। लेकिन जब नेशनल इनकम में से हम लोग नेट फैक्टर इनकम जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको घटा देते हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक वित्तीय वर्ष में हमारी टेरिटरी के अंदर यानी हमारे देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा, उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और जो नेशनल इनकम होता है वो टोटल फैक्टर इनकम होता है, डोमेस्टिक इनकम और विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जब पेमेंट्स किसी फैक्टर को दिया जाता है यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी हम लोग पेमेंट पे करते हैं तो उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम कहते हैं। और ट्रांसफ़र पेमेंट कहने का मतलब होता है जो किसी सर्विस या गुड्स के प्रोडक्शन के दौरान किसी फैक्टर को यानी प्रोडक्शन फैक्टर को पे नहीं किया जाता है, वो ऐसे ही दिया जाता है जिसके बदले में कोई वस्तु या मतलब कोई सेवा नहीं ली जाती है। जैसे हमारा ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। ओल्ड एज पेंशन में हम लोग ओल्ड एज पेंशन जो है वो गवर्नमेंट ऐसे ही देती है, उसके बदले कोई सेवा नहीं लेती है। स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट को ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है, उनके मेरिट पे दिया जाता है, ना कि उनसे कोई सेवा ली जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है वो जो अनएम्प्लॉयड हैं, और गवर्नमेंट एज ए हेल्प के रूप में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। फ्लड रिलीफ दिया जाता है जिसके बदले कोई सेवा नहीं ली जाती, यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद होती है जो लोगों को की जाती है, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। तो ये आज का हमारा कुछ टर्म्स था जिनके बारे में हम लोग जाने। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।